very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in today's class we are going to we are continuously revising the chapter of all the term 2 syllabus. So here we are discussing about the chapter 4 of your macroeconomics, that is measurement of the national income. So in today's class we are going to start with the what are the different precautions of the while the calculating the national income by the expenditure method, as well as we have also studied the different topics, that is national income at the current price and constant prices and so on. Okay, so while without any getting delay, so let's get started our today's class. National income at current prices and the कांस्टेंट प्राइस कि नेशनल इनकम को जब करंट प्राइस पे देखेंगे तो वो क्या होगा और नेशनल इनकम को एट कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो वो कैसे होगा। तो कह रहा है सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब कि इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट द करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब दैट प्राइस विच इज करेंटली प्रिवेलिंग इन द मार्केट और द इकोनॉमी। मतलब अगर हम लोग कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लिया कि पेट्रोल की प्राइस क्या है 95 पर लीटर है, इससे हम लोग जो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे टोटल जो भी करंट में कोई भी डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं उनकी करंट में जो भी प्राइस है उन प्राइस को लेके अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट दी करंट प्राइस। कि इस करंट प्राइस में इसकी वैल्यू नेशनल इनकम हमारा इस कंट्री में इंडिया में इतना आ रहा है, या किसी भी कंट्री में हम लोग कह रहे हैं कि अभी करंट की प्राइस लेने पे नेशनल इनकम हमारी कंट्री की इतनी आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस। इसमें दे रहा है इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी ईयर में, आर वैल्यूड एट द करंट प्राइस, जिसको हम लोग करंट प्राइस में क्या कर रहे हैं वैल्यू कर रहे हैं, दैट इज प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वी गेट नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस। कि जिस ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर का ले रहे हैं तो वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। एंड करंट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द ईयर इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर दी प्रोड्यूस। तो करंट प्राइस वही होता है उस मार्केट में और उस इकोनॉमी में वो प्रिवेल करता है जिस ईयर में हम लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 1819 और आर वैल्यूड एट ए प्राइस ऑफ द सेम ईयर 2018-19। जैसे अभी हम लोग करते हैं कि 2021-22 में जो भी सारी कमोडिटीज़ हैं उन कमोडिटीज़ की कितनी प्राइस है, उस प्राइस पे अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस होगा। ठीक है, सो इट विल कॉल द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस फॉर द ईयर 2018-19 एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। सो ये याद रखिएगा कि करंट प्राइस को और क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल इनकम। ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम और दी इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। राइट, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस। सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस मीन्स इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। आपको याद होगा जब हम लोग क्लास 11th में इंडेक्स नंबर पढ़े थे, सो इंडेक्स नंबर में डिफरेंट क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने और बेस ईयर लेते थे, और बेस ईयर वो ईयर होता था दैट प्राइस दैट ईयर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल दी फ्लक्चुएशन, वो जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन होने का मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन थी, कोई भी ड्रॉट नहीं हुआ, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं हुआ है या कोई वॉर नहीं हुआ है, जिसमें सब कुछ प्राइस एकदम स्टेबल चल रही है। तो जैसे 11-12 को क्या लिया जाता है बेस ईयर। तो अब अगर इस ईयर में 21-22 में हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय टेकिंग दी एज अ 11-12 एज अ बेस ईयर, 11-12 को ही हम लोग एक बेस ईयर लेके नेशनल इनकम आज की डेट में कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसको लेके चल रहे हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं उसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस। क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वी आर टेकिंग एज अ बेस ईयर इज द फाइनल
फाइनल हम लोग एक बेस ईयर को लेके चल रहे हैं. सो वी गेट द नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस. सो अ बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर. देखिए इसमें कह रहा है विच इज़ फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन. वहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो, विदाउट इन्फ्लेशन और दी डिफ्लेशन. ना ही वहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ हो, मतलब प्राइस लेवल बढ़ा हो, और ना ही प्राइस लेवल कम हुआ हो. सो इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 1718 एंड आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अभी जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं 2021 एंड 22 में, उनकी प्राइस को उनको लेके हम लोग किसके साथ कंपेयर करें? बेस ईयर, मतलब 11-12 के साथ. गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं दिस ईयर, कि अगर पेट्रोल की प्राइस हम लोग 96 का देख रहे हैं और हम लोग उसका कंपैरिजन डायरेक्टली उसको ना लेके कह रहे हैं कि 11-12 में इसकी प्राइस कितनी थी, और सब फिर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड दी नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस. ठीक है. सो इस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस को हम लोग कहते हैं रियल नेशनल इनकम. क्या कहते हैं? रियल नेशनल इनकम. ठीक है, फिर से समझ लीजिए. नेशनल इनकम एट दी करेंट प्राइस को नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं. नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस को हम लोग रियल नेशनल इनकम कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक जो ये डिफरेंस दिया है, सो आप लोग उसको देख लीजिएगा. कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है. यही कह रहा है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को नॉमिनल कहते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट को रियल कहते हैं. सो इसको हम लोग क्या करेंट ईयर में कैलकुलेट करते हैं, उसको बेस ईयर में कैलकुलेट करते हैं. नॉमिनल नेशनल इनकम कैन इंक्रीज विदाउट द इंक्रीज इन द फिजिकल आउटपुट. फिजिकल आउटपुट मतलब कोई भी आउटपुट इंक्रीज किए बिना भी इसकी प्राइस क्या है, नेशनल इनकम बढ़ सकती है. और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलता है कि इट कैन राइज ओनली इफ देयर इज राइज इन फिजिकल आउटपुट. अगर इस ईयर आउटपुट बढ़ा होगा तभी उसकी नेशनल इनकम हमारी कंट्री का राइज होगा, है ना. फिर कह रहा है कि नॉमिनल नेशनल इनकम डज नॉट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं करता कि प्राइस में चेंज हुआ है, उसका इफेक्ट क्या हुआ. प्राइस में चेंज हुआ है ना कुछ, अभी हम लोग लेके चल रहे हैं या पिछले साल से लेके चल रहे हैं, तो उसमें प्राइस के चेंज होने पे क्या इफेक्ट आया है ये इसको एलिमिनेट नहीं करता है, इसको ध्यान में रखता है. बट नेशनल इनकम जो कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर पे लेके चलते हैं वो इसको एलिमिनेट कर देता है कि इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि हम लोग हमेशा ही बेस ईयर को लेके कंपैरिजन कर रहे हैं. सो कह रहा है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर. ये सही इंडिकेटर नहीं है of the economic development as it can increase with the increase in the price. क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकता है, जैसे ही प्राइस बढ़ी कंट्री का नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा. बट नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस को कह रहा है कि इट इज़ ट्रू इंडिकेटर. ये सही इंडिकेटर है बिकॉज इट कैन राइज ओनली इफ देयर इज राइज इन द फिजिकल आउटपुट. ये तभी राइज होगा जब फिजिकल आउटपुट में फिजिकल आउटपुट बढ़ेगा. जैसे फिजिकल आउटपुट अगर हम लोग इस ईयर का निकाल रहे हैं, आप सोचिए अगर हम लोग इस ईयर का निकाल रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि फिजिकल आउटपुट उस ईयर में कितना था जो हम लोग बेस ईयर लेके चल रहे हैं और इस ईयर में कितना है. जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तभी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जान पाएंगे. जब हम लोग सब कुछ अभी का ही लेके चल रहे हैं तो हम जैसे अपनी सिचुएशन बता नहीं सकते हैं कि हम किस सिचुएशन पे हैं, अच्छे हैं या बेटर हैं या तो वर्सन होते चले जा रहे हैं. इसी के लिए क्या होता है कि जो आपका रियल है दैट इज कांस्टेंट प्राइस को बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है. ठीक है. फिर कह रहा है कि लास्ट है दिस कैन नॉट बी यूज टू कंप्यूट द रियल चेंजेस इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इसको रियल चेंजेस में कि फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज हुआ है उसको कभी भी हम लोग नॉमिनल को यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमेशा ही करंट ईयर की बात करता है. बट जो नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे वो कह रहा है कि अ सस्टेन्ड राइज इन रियल नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ. क्योंकि ये सस्टेन्ड राइज होने का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे आपका रिजल्ट है 10th और 12th का, उसको कंपैरिजन किया जा रहा है किस बेसिस पे कि आप आप 10th में 85% पाए थे और इस ईयर मतलब 12th में आप 95 पा रहे हो या थोड़ा ज़्यादा हो गया 92 पा रहे हो. तो आपका यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है कि हाँ आप पहले के कंपैरेटिवली अभी सही हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं. बट अगर हम लोग करंट का ही बताते हैं कि 92% है, सो वी कैन नॉट जज. अगर हम लोग दूसरे के साथ जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक खुद को जज नहीं कर सकते कि हम बेटर कंडीशन में हैं या नहीं है. इसीलिए वही सेम चीज़ आपके नेशनल इनकम के भी साथ होता है कि इसको हम लोग एक
कंपैरिजन करते हैं विद दी अनदर सीन और विद दी अनदर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो भी फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि विच वन इज द बेटर इंडिकेटर, इनमें से कौन सा बेटर इंडिकेटर है। अब इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि कौन सा बेटर इंडिकेटर होगा, रियल नेशनल इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर, है ना, क्योंकि नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे रिप्रेजेंट करता है रियल चेंज, कि आउटपुट में कितना रियल चेंज हो रहा है, और नेशनल इनकम करेंट प्राइस पे वो बताता है कि रियल ग्रोथ, कंट्री की रियल ग्रोथ कितनी है, ठीक है। अब वो बताता है कि कितना एग्जैक्टली रियल चेंज हो रहा है उस बेस ईयर से और करेंट ईयर में। रियल नेशनल इनकम एलिमिनेट कर देता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, इफेक्ट क्या होगा चेंज इन प्राइस का, बट नॉमिनल इनकम क्या है वो एलिमिनेट नहीं करता है। फिर क्या है, रियल नेशनल इनकम इनेबल अस टू मेक अ ईयर टू ईयर कंपैरिजन, रियल नेशनल इनकम हम लोग क्या है ईयर टू ईयर इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं जो आपका नॉमिनल नहीं करता है। रियल नेशनल इनकम इज हेल्पफुल इन मेकिंग द इंटरनेशनल कंपैरिजन, वही सेम चीज़ कि रियल नेशनल इनकम से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट कंट्री कि उनकी डिफरेंट कंट्रीज़ को ले लेके हम लोग अपना और उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनके बेस ईयर में या हमारे बेस ईयर में कितना था, फिर कितना सारा चीज़ें चेंजेस हुआ है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कन्वर्जन ऑफ द नेशनल इनकम एट द करेंट इनटू द कांस्टेंट प्राइस। द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड। अगर हम लोग प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि जब नेशनल इनकम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, उस केस में क्या होगा कि ऐसे कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे, क्योंकि सारे आइटम्स जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे मतलब तो एक्सपेंडिचर मेथड से, तो सारे आइटम्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, कुछ आइटम्स को हमको स्किप भी करना पड़ता है। तो अब इनमें से जो आइटम्स इंक्लूड होंगे वो सबसे पहला क्या है, हम लोग हमेशा ही ये याद रखिएगा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है हमेशा हम लोग उसको ही इंक्लूड करेंगे, है ना। हम लोग ये सारे आइटम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे कि एक्सपेंडिचर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, दैट आइटम विल ओनली इंक्लूडेड ओनली फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द डबल काउंटिंग। उसके पीछे क्या रीज़न हो जाता है कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते। फिर बात आती है आपकी कि एक्सपेंडिचर ऑन द कमीशन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स एज अ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड। हमेशा जो भी बात हम लोग करेंगे कि जो भी डिफरेंट सर्विसेज है, जैसे कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स है, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को अगर परचेज और सेल हो रहा है तो वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज होगा तो डबल काउंटिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी उस वैल्यू की गुड्स, उस गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। बाकी जब उस पर जो कोई भी कमीशंस मिलते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी उस पर कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उन पे अगर परचेज और सेल हो रहा है तो वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। बट उस पर अगर कमीशन मिल रहा है, जैसे आप लोग को पता है कि डिफरेंट यहाँ पे आजकल वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू, जैसे OLX है, ये सारी चीज़ों पे क्या होता है कि आपका सेकेंड हैंड गुड्स को सोल्ड किया जाता है। अब उसके थ्रू जो उस पर कमीशन मिल रहा है वो कमीशन क्या होगा आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रोकरेज एंड द शेयर्स ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एज इट सर्विस बीइंग रेंडर्ड बाय द ब्रोकर। अब कोई भी परचेज और सेल होगा शेयर्स का, बॉन्ड्स का, वो उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट उसमें जो भी ब्रोकर्स होंगे जिनके थ्रू वो सारी चीज़ें परचेज और सेल्स हो रही हैं उनको हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। कभी क्वेश्चन में आता है कमीशन रिसीव्ड ऑन, क्योंकि ऐसे 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे आपको कि विच आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ऐसे आ गया कि परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, एक लाइन है, तो आपको ये बताना है कि दिस आइटम विल इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। सो यू विल राइट दैट नो, दिस आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम, क्योंकि एक बार उनकी वैल्यू ऑलरेडी जनरेटेड हो चुकी है, ठीक है। अगर वो करेंगे तो उनके थ्रू क्या है कि कोई भी उससे करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं हो रहा है। बट अगर उसके थ्रू उस पर कुछ भी ब्रोकर्स को ब्रोकरेज मिल रहा है, कमीशंस मिल रहा है, तो वो हमेशा ही इंक्लूड होगा, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स की बात करते हैं। फिर आ रहा है कि इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का सेल्फ कंजप्शन के लिए,
रेंट का जो ओनर का हाउस है, फ्री सर्विसेज, जनरल गवर्नमेंट, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड को सर्व कर रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी। फिर बात आती है कि विच आइटम्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम, कौन से आइटम जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला देखिए इसमें कह रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स, कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि अब अगर हम लोग ब्रेड को ले रहे हैं, ब्रेड इज़ अ फाइनल गुड्स, तो अब उसमें जो भी फ्लावर यूज़ कर रहे हैं या बटर यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो बटर यहाँ सॉरी ब्रेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फाइनल गुड्स हो जाएगा। बट अगर इसके जो इंटरमीडिएट हैं उनको नहीं इंक्लूड करेंगे, अगर उनको भी इंक्लूड करेंगे तो ब्रेड की तो वैल्यू हमें मिली है 20 पर ब्रेड मिल रहा है, अब वो सारी भी इंक्लूड कर देंगे तो वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा। दैट इज़ वाई इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन दी ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे मैंने बोला कि जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट मीन्स वन साइडेड पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ये याद रख लीजिए। जैसे कभी इस क्वेश्चन में आपका कैलकुलेट करने को दे दिया, कैलकुलेट नेशनल इनकम, एक वहाँ पे दिया है एक पॉइंट करके कि स्कॉलरशिप दिया है आपका ₹2000। सो अब ये नहीं ज़रूरी है कि क्वेश्चन में दिया है स्कॉलरशिप 2000 दिया है सो इट विल बी इंक्लूडेड, नहीं इंक्लूड होगा। स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन्स हो गए, ये सारे आपके वन साइडेड पेमेंट होते हैं, मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, वो कभी भी नेवर एवर बी इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम, वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। मैंने बोला कि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनका परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, वो भी कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बट उस पर जो भी ब्रोकरेज मिल रहा है या कमीशंस मिल रहा है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग फ्लो कर रहा है, क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम आई। बाकी क्योंकि जैसे 10 लाख का मैंने एग्जांपल दिया था, 10 लाख की कार है, ठीक है, उसको सोल्ड आउट किया गया अगेन सेकेंड हैंड गुड्स एज अ 7 लाख। अब उस 7 लाख पे कुछ कमीशन मिला, फॉर एग्जांपल 50,000 का, तो वो 50,000 तो एक नया इनकम जनरेट हुआ है ना, बट वो 7 लाख तो ऑलरेडी उस 10 लाख में इंक्लूडेड था। दैट इज़ वाई जो भी कमीशन मिलेगा वो इंक्लूड होगा। फिर बात आती है कि एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द शेयर्स एंड द बॉन्ड्स, ये भी क्या होगा, कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बट इस पर जो भी कमीशन मिलेगा वो क्या होगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होएगा। चलिए एक क्वेश्चन एक और है, नेक्स्ट टॉपिक है आइटम्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी मेजरमेंट। जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आइटम्स जो आपके जीएनपी मेजरमेंट से एक्सक्लूड किए जाते हैं, तो सबसे पहला इसमें कह रहा है कि प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो प्योरली पूरा ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जिसमें सबसे पहला कह रहा है कि देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ दी प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ को बाय किया जा रहा है, सिक्योरिटीज़ को सेल किया जा रहा है, तो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे मैंने बोला वन साइडेड पेमेंट, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट, चाहे गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट कर रही है, चाहे वो प्राइवेटली ट्रांसफ़र पेमेंट हो रहा है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, क्योंकि वाइल समवन बायज अ शेयर्स देयर इज़ ओनली अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़े भी हैं बिजनेस में कि कोई भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, तो वो शेयर की प्राइस क्या है, एक बार ले ली गई है ना, क्योंकि वो लिया। अब उसी शेयर को क्या किया जा रहा है, किसी और इंडिविजुअल को सोल्ड आउट किया जा रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं ना स्टॉक मार्केट में, लोग आजकल कितना चल रहा है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसे को लगा रहे हैं, तो वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है कि नया इनकम नहीं जनरेट हुआ, वो बस ट्रांसफ़र हो गया, पहले मेरा वो शेयर था अब वो किसी और का हो गया। सो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप ओनली। सो इट इज़ अ क्लेम ऑफ द ओनरशिप ऑफ द असेट। ठीक है, ये किसका क्लेम है, ये ओनरशिप ऑफ द असेट का, कि असेट का पहले कोई और ओनर था, अब उसका ओनर क्या हो गया, वो चेंज हो गया है। इन द केस ऑफ द बॉन्ड इट इज़ एक्नॉलेजिंग अ डेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये क्या बताता है, ये एक्नॉलेज करता है कि ये डेट ट्रांजेक्शन है, मतलब
बोरो किया है, सो देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, बट ओनली एक्सचेंज ऑफ फंड्स फॉर फाइनेंशियल क्लेम। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है फंड का फाइनेंशियल क्लेम की। एक बार डेट लिया था, फिर उसका पेमेंट कर दिया गया। सो ट्रेडिंग इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इम्प्लाई द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कभी भी प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी जीएनपी, वो कभी भी जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, फिर आता है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र और प्राइवेट ट्रांसफ़र। वही मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी और प्राइवेट वन साइडेड पेमेंट हो रहा है, जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी को ओल्ड एज पेंशन दिया जा रहा है, डोनेशन डोनेशन मिल रहा है, या अवार्ड हो रहा है, या कोई भी आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई ऐसा नहीं है कि एक और दिया जा रहा है तो उससे भी कुछ भी हो रहा है। करेस्पॉन्डिंग फ्लो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, कि एक साइड से दे रहे हैं तो इन रिटर्न हमें भी क्या है, कुछ मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज़ प्राइवेट का। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ द यूज्ड गुड्स, सेल ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। जैसे मैंने बोला कि सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक फर्स्ट टाइम उसको इंक्लूड कर दिया गया है, सेकेंड टाइम हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वो इंक्लूड होगा सो इट विल रेज दी प्राइस। प्राइस क्या है, वो बढ़ा देगा और डबल काउंटिंग में हो जाएगा। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन मीन्स जो ट्रांजैक्शन मार्केट तक जा ही नहीं रहा है। जैसे मैं अपने घर में ही, हम लोग क्या है कि वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या आप अगर अपने घर में आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर में क्या चिलीज़ को लगाए हो एंड कोरिएंडर को लगाए हो, उसको आप क्या करते हो, लेते हो और यूज़ कर लेते हो। आप उसकी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने का होगा, वो 5 रुपीज़ का होगा, 10 रुपीज़ का होगा, 20 रुपीज़ का। तो उनकी एग्जैक्टली हम जब तक वो गुड्स मार्केट में नहीं जा रहे हैं, उनकी हम लोग मार्केट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वो सारे कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे सर्विसेज ऑफ द हाउस वाइफ, अगर हम लोग की अपनी मम्मी का हमको बताना है कि वो कितना उनका वैल्यू है, वो कितना काम कर रही है, या जो भी हमें प्रोवाइड करी उसका कितना होगा, वो हम कभी भी बता नहीं सकते, क्योंकि हम उन्हीं वैल्यू को, हम उन्हीं को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं जिनकी क्या होती है, कोई मार्केट वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है आपका इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी स्मगलिंग हो रही है, ठीक है, कोई ब्राइब्स हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, वो कभी भी आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट दी लीगल एक्टिविटीज़। हमें हमेशा लीगल एक्टिविटीज़ को ही हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। फिर है द वैल्यू ऑफ द लेजर। So the leisure is regarded as an economic good because it increases the efficiency of a worker, but tendency to enjoy more leisure may be reduce productivity. Leisure means आप समझ सकते हो कि कोई भी जैसे खाली है मतलब कि कोई भी काम में नहीं है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेबर है, ठीक है, वो क्या है, उसको लेजर दिया गया कि आप मतलब आप थोड़ा सा एफिशिएंसी को बढ़ाएगा कि उसको आप रेस्ट करो, बाकी आप उसके बाद काम करोगे तो आप अच्छा प्रोड्यूस करोगे। तो लेजर के बाद अगर कोई फ्री टाइम में कोई उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है, उस केस में उसको क्या मिलेगा, वो लेजर टाइम में वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मे रिड्यूस दी प्रोडक्टिविटी। वो अब उस लेजर को यूज़ तो करेगा, बट जैसे होता है ना, कभी आप थोड़ा सा आराम करो या थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, फिर काम करने में और आता है लेजर कि अरे नहीं अब और नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। कि तभी तो बोला जाता है ना कि जितना हम काम करते हैं उतना हम कम थकते हैं, बट जितना ज़्यादा आराम करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग थकते हैं। जस्ट ऑपोजिट है। तो वही चीज़ है कि इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ ही साथ जो वैल्यू ऑफ लेजर है, जैसे उसमें कह रहा है कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द इंटेंजिबल आइटम लाइक लेजर एंड इंक्लूड इट इनटू द जीएनपी, कि हम उसका मेजर करें कि वो कितने देर तक लेजर था, खाली था, कोई काम नहीं था उसके पास, और उसको हम लोग जीएनपी में इंक्लूड करें। वो हो ही नहीं सकता। कोई भी उससे उसकी क्या है कि वो उस लेजर को यूज़ करेगा, अपने फ्री टाइम को यूज़ करेगा, बट वो प्रोडक्टिविटी की चांसेस ये भी कि वो बढ़ा भी सकती है प्रोडक्टिविटी और कम भी कर सकती है। तो इसको मेजर करना कि वो लेजर टाइम में कितना इनकम जनरेट किया, तो इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया आपका, इसमें सबसे पहला आ गया आपकी जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, चाहे वो कोई भी सिक्योरिटीज़ हों,
शेयर्स है, बॉन्ड्स है, वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। बाकी फिर इसके बाद अगर उसके पास क्या है कि हाँ ट्रांसफ़र पेमेंट है, मतलब कि चाहे वो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट है चाहे वो प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट है, वो भी कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, वन साइडेड पेमेंट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड हैंड गुड्स, जो भी सेल किया जा रहा है उसकी भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, मतलब जो गुड्स मार्केट तक रीच आउट ही नहीं है उनकी वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगी। इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जैसे आपका क्या है स्मगलिंग, रॉबरी, ये सारी भी वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगी। एंड द वैल्यू ऑफ द लेजर, कि कोई भी लेजर है तो उसकी वैल्यू को भी ईजिली और डायरेक्टली काउंट करना वो भी क्या है पॉसिबल नहीं है।